बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जो हैं सेट नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर मेरे साथियों को सॉल्व नहीं किए हैं तो आप 1 से लेकर 13 तक जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और वहाँ से रुक्मिणी किरण सारे सेट हैं, वहाँ से लेकर और सॉल्व कर लीजिए। और बहुत कम समय बचा है मेरे साथियों, समय को देखते हुए अच्छे से तैयारी कीजिए। और एक बार में समझ में नहीं आता है तो सेकेंड बार ज़रूर उसको वीडियो को देखिए, ठीक है। और बहुत कम समय का वीडियो, ये नहीं कि 2 घंटा 4 घंटा का वीडियो है, मात्र 55 से 60 मिनट का वीडियो है। तो मेरे साथियों तो क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 14 से हम स्टार्ट करेंगे। सेट नंबर 14 को पार्ट 2 से चलेंगे जिसमें सामान्य अध्ययन है, ठीक है। तो चलते हैं पार्ट 2 की ओर। मेरे साथियों पार्ट 2 में जो सामान्य अध्ययन है इसमें कुल जो है 40 प्रश्न है पार्ट 2 में, और पार्ट 3 में 80 प्रश्न है। कुल मिलाकर जो है 120 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना बहुत ही अच्छा सेट है यह मेरे साथियों, बहुत ही अच्छा सेट है जिसको कहा जाए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है कि बर्दा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। मेरे साथियों बर्दा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात में। बर्दा पहाड़ी गुजरात में स्थित है, ठीक है। और बर्दा पहाड़ी, कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी एवं गिर पहाड़ी गुजरात के प्रमुख पहाड़ियां हैं। याद रखिएगा कि बर्दा पहाड़ी क्षेत्र को बर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषणा 1979 में किया गया है। कब किया गया है इसको? 1979 ईस्वी में इसको घोषणा किया गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस डेल्टा की उपस्थिति में आंध्र प्रदेश में है। किस डेल्टा की उपस्थिति आंध्र प्रदेश में है मेरे साथियों बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन महानदी डेल्टा जो है, महानदी डेल्टा यह है उड़ीसा में। कहाँ मेरे साथियों? यह है उड़ीसा में, याद रखिएगा। महानदी डेल्टा उड़ीसा में है और कृष्णा डेल्टा और गोदावरी डेल्टा जो है आंध्र प्रदेश में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है शरावती नदी का मुहाना निम्न में से कहाँ है। शरावती मुहाना निम्न में से कहाँ है मेरे साथियों? तो यह है बंगाल की खाड़ी में। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, ठीक है मेरे साथियों। यह बंगाल खाड़ी नहीं है, यह जो हो जाएगा यह अरब सागर में है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अरब सागर में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैसूर शहर किस नदी के तट पर स्थित है। मैसूर शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो मैसूर शहर जो है कावेरी नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की लेटेराइट मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। लेटेराइट की मृदा के बारे में बताना है कौन सा तथ्य सही है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा यह साधारण लाल रंग की होती है, यह साधारण लाल रंग की होती है, ये भी सही है। और इनमें मुख्यतः चाय, कहवा, रबर, सिनकोना, काजू एवं मसालों की खेती होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और सी, 1 और 4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। काकरा पार परियोजना से संबंधित सही तथ्यों को पहचाने, ठीक है। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा काकरापारा जो है ताप्ती नदी पर है और यह गुजरात में है, यह गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह है शिमला में। मेरे साथियों यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। आगे चलते हैं। अनुपम झील बिहार के किस जिला में है। अनुपम झील बिहार के किस जिला में है, तो यह है कैमूर जिला में। मेरे साथियों यह है कैमूर जिला में। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जैसे बेगूसराय जो है काबर पक्षी झील है और रोहतास जो है अलग है। तो जैसे बेगूसराय में काबर पक्षी झील है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध निम्न में से किससे है। किससे मेरे साथियों, तो यह जो राइट आंसर जो हो जाएगा
यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध प्रफुल्ल चाकी एवं खुद्दीराम बोस से है। तो प्रफुल्ल चाकी भी थे और खुद्दीराम बोस थे, जिसमें प्रफुल्ल चाकी जो सो ये फांसी अपने आप लगा लिए थे और खुद्दीराम को फांसी दे दिया गया था। और मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को 30 अप्रैल 1908 को दो क्रांतिकारी युवक प्रफुल्ल चाकी एवं खुद्दीराम बोस थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और महात्मा गांधी जून 1903 में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। कब किए थे? 1903 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा 1903 ईस्वी में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो साथियों इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जोनाथन डंकन, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले अखबार कौन सा था? एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए अखबार कौन सा था? तो ये हो जाएगा कॉमनवेल्थ, ये हो जाएगा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ऑप्शन नंबर इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। ठीक है, राइट आंसर 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ये उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी द्वारा किया था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये जिन्होंने फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया था, तो फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किए थे। इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आगे चलते हैं। स्वविनावज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस स्थान पर जमींदारों ने किसानों की एक सभा पर हमला करवाया था? किस सभा पर हमला करवाया था? वो था जहानाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहानाबाद। अगला क्वेश्चन, अगस्त 1942 में पटना सचिवालय गोलीकांड किस तिथि को हुई थी? किस तिथि को हुई थी? तो यह जो है 11 अगस्त को हुई थी। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। पहली बार बिरसा मुंडा किस वर्ष गिरफ्तार किए गए थे? पहली बार किस वर्ष गिरफ्तार हुआ था? तो मेरे साथियों यह हुए थे 1895 ईस्वी में। ठीक है, 1895 ईस्वी में पहली बार गिरफ्तार हुए थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा कुछ दशाओं में किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है। इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? इस बात का संविधान के किस अनुसूची में है? तो अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे? कौन सा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो गोविंद नारायण सिंह जो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? किस वित्तीय वर्ष से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011-12 ऑप्शन नंबर इसका राइट सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब कुछ मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का जो है सिर्फ आंसर आपको बता देते हैं। आगे है, एक निश्चित राशि 3% की ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 101.50 होती है। उसी राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 हो जाएगा। आगे चलते हैं। मोहित एक अलमारी 11% लाभ पर रोहित को बेचता है और रोहित इसे 20% के लाभ पर नेहा को बेचता है। अगर नेहा इसके लिए 6200 देती है तो मोहित के लिए अलमारी का लागत मूल्य कितना होगा? तो मोहित का जो अलमारी का लागत मूल्य जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4654.65 रुपये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.1/2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 2.1/2 घंटे में
325 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसी चाल को 650 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने घंटों की समय लगेगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटे का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। और यह क्वेश्चन नंबर 55 का संख्या दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। और मान ज्ञात करने पर इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह 12:13 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 17:13 था और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो ये हो जाएगा 11:9 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिलियनों ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3:5 और 9:7 है। बिलियनों ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी बिलियन में अम्ल और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 39:41, ठीक है। आगे चलते हैं। 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या होती है। टाइलों की जो न्यूनतम संख्या होगी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन दरमियान संख्या भिन्न होती है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह समस्थानिक कहलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए समस्थानिक कहलाते हैं। आगे चलते हैं। जी की ऐसा इकाई त्वरण की ऐसा इकाई के बराबर होती है जो कि डैश है, जो कि डैश है, तो ये हो जाएगा एम एस पावर -2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जल एवं अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण के भारी अनुशीलन घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवसादन कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने वाले चांदी की बनी वस्तुएं डैश के बनने की वजह से काली हो जाती है, तो किसकी वजह से काली हो जाती है? तो ये हो जाएगा Ag2S, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। मेरे साथ याद रखिएगा, कोशिकाएं कहा जाता है, ठीक है। दोनों का कोशिकाएं इसमें दिया है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूत्राशय, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे है, निषेचित अंडा युग्मजन डैश में प्रत्यारोपित हो जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता था? किस खिलाड़ी को हरा के जीता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ली सीफेंग चीन के हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चीन के हांगझोउ में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान किसे भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजवाहक के लिए चुना गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। आगे चलते हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? साथियों कहाँ किया गया था? ये किया गया था जोहान्सबर्ग में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मेरे साथियों अब आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 2 में जो बताइएगा मेरे साथियों कि 80 अंक में कुल कितना मार्क्स आया, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी सेट उपलब्ध हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो किसके युद्ध में कलिंग युद्ध लड़ा गया था मेरे साथियों बताइएगा? तो अशोक मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पर अशोक ऑप्शन नहीं है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो यहाँ पर लिखते हैं अशोक के शासनकाल में लड़ा गया था कलिंग युद्ध, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट ई हो जाएगा। ठीक है, आगे है स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसमें हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खेरा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? खेरा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग क्या था मेरे साथियों? तो यह था राजस्व संग्रह में ढील दिया जाए, राजस्व संग्रह में ढील दिया जाए। और खेरा आंदोलन कब हुआ था? खेरा आंदोलन हुआ था 1918 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा खेरा आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था और मांग क्या था कि राजस्व संग्रह में ढील दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग 10 वर्ष में पहले चीन में हुआ था। रेशम बनाने का तकनीक जो सबसे पहले चीन में हुआ था, तो यह कब हुआ था? यह हुआ था 7000 वर्ष, लगभग 7,000 वर्ष पहले चीन में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो यह किया गया था 1931 में। ठीक है, 1931 में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, साथियों 1 मिनट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 78 का वो हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किए थे? तो वो किए थे इंडियन ओपिनियन 1909 ईस्वी में। ठीक है, 1903 ईस्वी में किया गया था इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला तो कौन थे? वो थे एनी बेसेंट। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो वो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, लेकिन सीधे अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 को देखना है। तो आगे क्वेश्चन कहता है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर इसका राइट बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी जी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया गया था? साथियों बताइएगा, बहुत भी आया क्वेश्चन है। तो ये जो थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जब उद्घाटन कर रहे थे तो उसमें सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने आए, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है मोंटेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ लॉज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया? उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? किसके साथ किया था? वो किए थे सी आर दास के साथ, ऑप्शन नंबर इसका राइट सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला था? पहला जो कारखाना खोला गया था वो खोला गया था मुसलीपट्टनम में। कहाँ खोला गया था? मुसलीपट्टनम में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब
पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था। तो साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1781 में, जुलाई 1781 में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय और चीन के साथ व्यापार के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबार के लिए खोल दिया था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 1813 चार्टर अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर हो जाएगा मोंटेस्क्यू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कहता है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो ये थी वस्त्र उद्योग से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? देश की जलवायु को प्रभावित करती है, तो यह जो कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो यह जो है असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में से किसी से नहीं उगाए जाते हैं। तो यह जो उगाए जाते हैं कर्नाटक राज्य में। कहाँ उगाए जाते हैं? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य में यह उगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ई और राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश और डैश के दौरान होते हैं? डैश और डैश के दौरान होते हैं, तो किसके दौरान होते हैं? ये होते हैं अक्टूबर और नवंबर के बीच होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर बी। और साक्षरता दर कितना है? 93.91। इसको याद रखिएगा, 93.91 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 10% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? जब स्वतंत्रता हुई थी तो उस समय कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो यह जो हो जाएगा 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण और आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मानसून गर्त। ऑप्शन हो जाएगा ए मानसून गर्त। अगला क्वेश्चन है, एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती है, उनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती हैं। वो कौन सा जगह हो जाएगा? तो हो जाएगा जेट धाराएं हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विरासत का अधिकार किस ओर से लिया जाता है? विरासत का अधिकार किस ओर से लिया जाता है? यह हो जाता है भूमि का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चीन उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल डैश है। प्राथमिक कच्चा माल क्या है? तो ये हो जाएगा गन्ना। ठीक है, चीनी के लिए जो प्राथमिक कच्चा माल हो जाता है वो हो जाता है गन्ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर से जोड़ता है मैगेलन जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है? एशियाई शेरों का जो आवास है वो जाएगा गिर, गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए गिर गुजरात में है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कांडला जो है गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुतिकोरिन पारादीप जो है पूर्वी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, टकला मकान मरुस्थल किस देश में है? साथियों यह है चीन देश में है। टकला मकान कहाँ है? यह चीन देश में है। अगला क्वेश्चन कहता है कि लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मलयालम जो केरल की भाषा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता है? किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाता है अंडमान द्वीप। ऑप्शन नंबर ए जो है अंडमान द्वीप काला पानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
दीफू दर्रा। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा जो है यह है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दीफू दर्रा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन कहता है कि मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। स्थानीय तौर पर वो आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, जो आम की फसलों के लाभदायक होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। याद रखिएगा, ऑटो कैपिटल के नाम से जाना जाता है चेन्नई। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? सबसे छोटा दिन कब होता है? तो होता है 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन कहता है कि रायसीना हिल कहाँ स्थित है? रायसीना हिल जो है यह है राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश के द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद हैं? कितने अनुच्छेद में साथियों? तो यह 395 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? किन अधिकारों को जो निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो 20 और 21 जो अनुच्छेद उसको निलंबित नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उन्मूलन अस्पृश्यता प्रधान उल्लेख किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का प्रावधान से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद 324 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कहता है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश संविधान से लिया गया है? किसके संविधान से लिया गया है चुनाव के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह लिया गया आयरिश से। ठीक है, आयरिश से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153 से 167। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया। ऐसा करना निरस्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है देश के राष्ट्रपति उनके पद को हटाने को डैश के रूप में माना जाता है। तो किसके रूप में माना जाता है? ये ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा महाभियोग डैश के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद की संख्या डैश दी गई है और मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 395 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेबी मामलंकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम
जीबी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, और इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर था। पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर था। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयन अयंगर थे और राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष एस.बी. कृष्णमूर्ति राव थे और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला है। वर्तमान में कौन है? श्री ओम बिरला। और वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष हैं जो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति वही होते हैं, तो श्री जगदीश धनखड़ वर्तमान जो है सो राज्यसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, और वर्तमान में राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 124। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकृत किए गए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ रूस से लिया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में संदर्भित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की डैश संरचना का प्रावधान किया गया है? किसके प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है संघीय। ऑप्शन नंबर इसका राइट सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? किसके पद से नहीं हटाया जा सकता? तो प्रधानमंत्री को जो है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, जिला और सत्र न्यायाधीश डैश के नीचे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? किसके अधीन कार्य करते हैं? तो ये करते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन। ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? मेरे साथियों सभी को पता होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्यों में से एक था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर इसका राइट बी हो जाएगा। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब किए गए थे? तो ये किया गया था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहली संपूर्ण जनगणना जो हुआ था 1881 में हुए थे। कब हुए थे? 1881 ईस्वी में हुए थे। भारत जनगणना शुरुआत 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। तो याद रखिएगा जब 1881 में जब जनगणना शुरू हुई थी उस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन और 1872 हुआ था लॉर्ड मेयो कार्यकाल में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई और राइट हो जाएगा 1881। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि ऐसे राजस्व प्राप्तियां जिनकी सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते मेरे साथियों? तो बताइएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गैर प्रतिदेय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना क्या कहलाती है? तो वह जो है रोलिंग प्लान कहलाती है। रोलिंग प्लान कहलाती है। ठीक है, और तो आगे चलते हैं और इसका जो है रोलिंग प्लान जो है कब हुआ था? रोलिंग प्लान जो हुआ था ये 80 से 85 में हुआ था। ठीक है, 6ठी पंचवर्षीय योजना है, 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कार्यकाल था और 6ठी पंचवर्षीय योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना काल था 1974 से 1978 और 6ठी पंचवर्षीय योजना का जो काल था 80 से 85 था। दोनों के बीच के जो समय था वो कहलाता था रोलिंग प्लान। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान में से डैश तैयार होता है? डैश तैयार होते हैं तो ये होते हैं अर्थव्यवस्था का ढांचा। क्या होते हैं? अर्थव्यवस्था का ढांचा। आगे चलते हैं, आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत के जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? कितने प्रतिशत थी? 38.6% थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है
कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक कारक के रूप में डैश में लिया जाता है, डैश के रूप में लिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा निर्यात के रूप में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू किए थे। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू किए गए थे? वह किया गया था 1951 ईस्वी में। कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका राइट सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय से संबंधित होती है, क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है राजस्व बजट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? वह किस शहर में स्थित है? तो यह हो जाएगा लॉस बानोस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है? कौन सा भाग नहीं है? तो ये आयुष जो है भाग नहीं है, बाद बाकी ये सभी सामाजिकता का भाग है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम विकास मंत्रालय के तत्वाधान में निम्न में से किस प्रमुख कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को उनके अपने ही संस्थानों जैसे स्वयं सहायता समूह एवं उनके परिसंघों, उत्पादकों, संयोजकों आदि में संगठित करना और उनके लिए आर्थिक समावेशन और रोजगार सुनिश्चित करना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल लाइवलीहुड क्या है मिशन। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था। तो यह वस्तु एवं सेवा कार्य किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है? यूएन का एजेंडा नहीं है तो विश्व की कुल जनसंख्या में 1/3 तक कमी करना ये एजेंडा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो ये हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो कौन सा एशिया का स्टॉक एक्सचेंज है? तो ये हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति मेरे साथियों या किससे संबंधित है? ये जो हो जाएगा खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनका मुख्यालय किस शहर में है? उनका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो यह वाशिंगटन DC। ऑप्शन नंबर इसका राइट सी हो जाएगा। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन मेरे साथियों तो बताइएगा कि कुल 120 में कुल कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नीति आयोग का गठन किया गया था। इस साथ ही नीति आयोग को जो गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 ईस्वी की किया गया था। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया था। मेरे साथियों कैसा लगा यह क्लास तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 120 अंक में कुल कितना मार्क्स आया ये भी बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो बस मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।